नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, ए मटेरियल प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड विच अपोज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देन इट इज। ये ऑप्शन दे रखा है डाई मैग्नेटिक, बी दे रखा है बेटा पैरामैग्नेटिक, सी दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सही रिपीट कर रहा हूं, ए मटेरियल प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड विच अपोज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देन इट इज, वो आपको बेटा डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, आपके मटेरियल की बात हो रही है, प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड विच अपोज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है कि जिस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है उसका अपोज कर रहा है। वो क्या होता है आपको बेटा, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होता है बेटा पैरा होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। इन सब की बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए कि आप क्वेश्चन इससे हमेशा फंसने के चांसेस रहते हैं, खासतौर से यूपीपीसीएल में, एसएससी जेईई में भी। सही, और सीआईएल की बात करूं कोलिजन लिमिटेड में, तो एक क्वेश्चन फंस जाता है इनकी प्रॉपर्टीज पे। तो ये बड़ा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बता दे रहा हूं, या फिर डायमैग्नेटिक सबस्टेंस के बारे में। डायमैग्नेटिक तो डायमैग्नेटिक सबस्टेंस के बारे में बेसिक डेफिनेशन आपकी क्या होती है, द सबस्टेंसेस which are weakly magnetized when placed in a external magnetic field, सही, and in a direction opposite the applied field are could be known as diamagnetic substances। सही, मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, the substances which are weakly magnetized, the substances which are वीकली मैग्नेटाइज, और वीकली मैग्नेटाइज कब होते हैं, जब ये एक एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड के इन्फ्लुएंस में आते हैं। सेम व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या फिर अप्लाइड ही बोल सकते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा। और अभी जो क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन में क्या था, ये अपोज कर रहे थे, सही, उसकी जस्ट अपोजिट में से डायरेक्शन थी। ठीक है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड, सही, इन डायरेक्शन अपोजिट to applied field is known as diamagnetic डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। सही है, ये बेसिक डेफिनेशन है। एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल भी आपसे एग्जाम पूछे जा सकते हैं, डायमैग्नेटिक के एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है डायमैग्नेटिक के, जैसे आपका कॉपर हो गया, लेड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। सही, मैं लिख दे रहा हूं, कॉपर हो गया, लेड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। सही, और भी इसका एग्जाम्पल है, बिसुमत हो गया आपका, ठीक है, या फिर आपका जिंक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मत हो गया, वो भी लिख लीजिए, जिंक हो गया, एंटीमनी हो गया, स्पेलिंग देख लेना, बिसुमत हो गया। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। उसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए, पढ़ लो तो पूरी चीज़ देख लो कि यहाँ पे जो सबस्टांस होते हैं, दीज सबस्टांस आर डायमैग्नेटिक सबस्टांस। सही, दीज सबस्टांसेस आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट, दीज सबस्टांस ठीक है, ये जो आपके सबस्टेंस है रिपेल्ड बाय मैग्नेट होते हैं, पॉइंट याद रखिएगा। उसके अलावा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दीज सबस्टेंसेस आर कंप्लीटली
फील्ड, ये पॉइंट भी आता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ these substance are completely filled। आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर कहाँ थ्योरी में पहुंच जाते नहीं। बेटा ये पॉइंट्स आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं थ्योरी लिख रहा हूँ। सही, ऐसा नहीं कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। सही, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऐसे अगर मैं बात कर लेता हूँ, चलो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। सही है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ रिलेटिव परमेबिलिटी की, तो रिलेटिव परमेबिलिटी इज क्लोज टू 1 एंड ऑलवेज लेस देन 1। सही, रिलेटिव परमेबिलिटी is close to 1 and always less than 1। ये पॉइंट भी आपका एग्जाम में आता है, always less than 1। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके अलावा एक और है कि अगर बेटा मैं बात करता हूं मैग्नेटिक परमेबिलिटी की, सही, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी स्लाइटली लेस देन कंपेयर टू द फ्री स्पेस। ये पॉइंट में लिख लीजिए, इतने सारे पॉइंट लिखे हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी is slightly less than फ्री स्पेस। ठीक है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। देख लो एक बार भाई। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं आपके? द सब्सटेंसेस विच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड when placed in external magnetic field in direction opposite to the applied field is known as diamagnetic substances। एग्जाम्पल क्या है? कॉपर, लेड, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, एंटीमनी, आपका बिस्मथ। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? these substances repelled by magnet, atomic orbital of these substances are completely filled। थर्ड क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। डी क्या है? रिलेटिव परमेबिलिटी इज क्लोज टू 1 एंड ऑलवेज लेस देन 1। और डी क्या है? आखिरी मैग्नेटिक परमेबिलिटी स्लाइटली लेस देन द फ्री स्पेस। सही, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। देखो जैसे मैंने बोला है कि कराने को सिर्फ वहां पे मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल पर टिक मार के आगे बढ़ सकता था, मेरा भी टाइम सेफ होता, लेकिन फिर इस तरीके से पढ़ाने का कोई ज़्यादा सेंस बनेगा नहीं कि अगर मैं टिक मार के आगे बढ़ता जाऊँ। बहुत से क्वेश्चन में बढ़ता भी हूँ, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि नहीं भाई इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए तो वो मैं देता हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब थोड़ा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा बेटा, लेकिन चलो मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड इनपुट पावर फैक्टर ऑफ सर्किट। ये है आपका सर्किट। तो सर्किट में आपको यहां बना दे रहा हूं साफ साफ। सर्किट क्या है आपका? ये बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। सही, आप जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करते हैं तो यहां पे आपको थोड़ा सा सही लगेगा इस सवाल में। ये आपका लगा है बेटा रजिस्टर, इनकी वैल्यूज क्या क्या दे रखी हैं। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, चलो नहीं लिखा है कोई बात नहीं। ये हो गया बेटा आपका 5 ओम। सेम इसी तरीके से ये क्या हो गया? माइनस का J4 ओम। उसी तरीके से ये क्या हो गया? J2 ओम। इसी तरीके से ये क्या हो गया? 2 ओम। अब देखो ये आपको सर्किट दे रखा है, आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है बेटा फाइंड इनपुट पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। आपसे पूछ रहा है इनपुट पावर फैक्टर। सही है, तो इनपुट पावर फैक्टर कैसे निकालोगे बताओ भाई? तो हम क्या करते हैं, जरा इक्विवेलेंट इंपेडेंस निकालते हैं। सही है, या फिर इक्विवेलेंट इनपुट इंपेडेंस को कैलकुलेट करते हैं।
सही, तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। सही, तो देखिए यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, जेड इन। अब यहाँ पे बेटा जरा ध्यान से देखो, आपका यहाँ पे जो जे 2 ओम दे रखा है ये 2 ओम दे रखा है, ये किस में होगा बेटा? ऑब्वियस ये बात है आपका सीरीज में होगा। और साथ में बेटा जो आपको उधर माइनस का J4 लगा है ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका पैरेलल में आ जाएगा। और उधर वो जो 5 लगा है वो इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में हो जाएगा। यानी मैं इससे क्या लिख सकता हूं, देखिए 5 प्लस, अब यहां जरा गौर करिएगा, ये तो हो गया आपका बेटा माइनस का J4 पैरेलल किसके साथ, J2 प्लस 2। ठीक है, तो यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल, ये और ये बेटा सीरीज में हो गए। ठीक है, उसके बाद इनका जो भी कॉम्बिनेशन निकल के आएगा वो इसके साथ पैरेलल में हो गया। अब इसे जरा सिंप्लीफाई करते हैं कि सिंप्लीफाई करने पे बेटा क्या रिजल्ट आता है, देखते हैं इसे। 5 प्लस, सही है, तो भाई पैरेलल का मतलब क्या है, पैरेलल का मतलब है आपका माइनस का J4 और मल्टीप्लाई किससे करोगे, J2 प्लस 2 के साथ, डिवाइड में क्या करोगे, डिवाइड में आपके ये क्या होंगे, डिवाइड में बेटा ये आपके ऐड हो जाएंगे। यानी माइनस का J4 प्लस J2 प्लस 2, यानी ये आपका देखिए, अब जरा ध्यान से देखिएगा सॉल्व के क्या है। देखिए माइनस का J4 प्लस का J2 यानी J स्क्वायर माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 8, यानी ये तो 8 आ गया। फिर माइनस का J4 और प्लस का 2 यानी माइनस का 8J, डिवाइड क्या आएगा, माइनस का 2J या फिर 2 माइनस का 2J लिख लीजिए। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 5 प्लस, मैं यहाँ पे बेटा 4 को कॉमन ले लेता हूँ, चलो 4 2 माइनस 2J डिवाइड बाय 2 माइनस 2J, क्या आया, 9 ओम आया सॉल्व होके। कैलकुलेशन फिर से देख लीजिए एक बार, कैलकुलेशन क्या कर रही है, J4 इंटू J2 यानी J स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8, ठीक, माइनस का J4 प्लस का 2 यानी माइनस का 8J, माइनस का J4 था प्लस का J2 था तो माइनस का 2J, ये मैंने सिमेट्री की वजह से लिख लिया। खैर अल्टीमेटली मेरा सॉल्व होके क्या आया, मेरा अल्टीमेटली सॉल्व होके आया 9 ओम, यानी गिवन सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। सही, और इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा मैं बताता हूं, मींस गिवन सर्किट इज प्योरली रजिस्टिव। एंड अब सर्किट आपका रजिस्टिव है, आपसे बेटा पूछ क्या रहा है, आपसे पावर फैक्टर पूछ रहा है, आपसे पावर फैक्टर पूछा है, तो ऑब्वियसली बात है पावर फैक्टर क्या होगा रजिस्टिव के लिए, पावर फैक्टर इज यूनिटी। पावर फैक्टर के बारे में आपको बेसिक बातें पता ही हैं, रजिस्टिव के केस में कहानी क्या रहती है, कैपेसिटिव के केस में कहानी क्या रहती है, और इंडक्टिव के केस में क्या कहानी रहती है। अगर मैं वोल्टेज करंट की बात करता हूं तो बेटा अगर प्योर रजिस्टर है तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है ना। अगर आपका इंडक्टर है तो करंट आपका वोल्टेज से लैग करता है। सही, मतलब कहने का सेंस क्या है, अगर आपका प्योर इंडक्टर है तो प्योर इंडक्टर के केस में क्या होगा, प्योर इंडक्टर के केस में करंट 90 डिग्री लैग करेगा, और अगर आपका बेटा कैपेसिटर है तो करंट वोल्टेज से लीड करेगा। ठीक है, और प्योर कैपेसिटर है तो 90 डिग्री लीड करेगा। चलिए खैर ये बढ़िया सवाल था जो कराया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसे। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। चलिए पहले मैं डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, उसके बाद देखते हैं। ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, फिर आपका दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, फिर आपका बेटा ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया, और नेक्स्ट आपका चौथा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये आपका एक पॉइंट है, इसे मैंने बोल दिया ए, फिर बेटा आपका एक पॉइंट है आपका एक और, इसे मैंने बोल दिया बी,
बीच में बेटा आपका रेजिस्टेंस लगा है, ये है मेरा R। अच्छा, इनकी वैल्यू क्या है, ये है देखो बेटा 2 किलो ओम। ठीक है, ये दे रखा है बेटा आपको 4 किलो ओम, ये आपको दे रखा है 6 किलो ओम, ये दे रखा है 4 किलो ओम, और ये बेटा आपका एक सोर्स भी लगा है। ये सवाल है आपका। ठीक है, 2 किलो ओम, 4 किलो ओम, 6 किलो ओम, 4 किलो ओम। चलिए मैं ये सर्किट को रफ कर दे रहा हूँ, थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे। चलिए अब ध्यान से देखिए सवाल क्या है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R, यानी ये जो आपका R कनेक्ट है, सही है, R कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल A एंड B, विच विल एब्जॉर्ब मैक्सिमम पावर इज। अच्छा जी, विच विल एब्जॉर्ब मैक्सिमम पावर, बढ़िया सवाल है। कैसे करोगे, देखो, टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम पावर द वैल्यू ऑफ R, यानी रेजिस्टेंस की आपकी जो वैल्यू होती है मस्ट बी इक्वल टू RTH, सही है, RTH, और अक्रॉस A एंड B पॉइंट ऑफ गिवन सर्किट, जो आपको सर्किट दे रखा है, सही है। तो ये पॉइंट बहुत आपको याद रखना है, क्योंकि मैक्सिमम पावर की कहानी हो रही है, विच एब्जॉर्ब मैक्सिमम पावर। तो मैं पॉइंट लिख दे रहा हूं, टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम पावर द वैल्यू ऑफ R, वैल्यू ऑफ R ही फाइंड आउट करनी है। टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम पावर, सही है। देखो भैया, आपसे कंडीशन ये तो पूछी जा रही है आपसे, या तो डिलीवर वाली कहानी होती है या फिर एब्जॉर्ब वाली कहानी होती है, सही है। एब्जॉर्ब मैक्सिमम पावर द वैल्यू ऑफ R मस्ट बी इक्वल, ये R की वैल्यू निकालनी है, निकालेंगे अभी। द वैल्यू ऑफ R मस्ट बी इक्वल टू द RTH across the terminal A and B, across the terminal A and B, और एक लाइन और लिख लीजिए, पॉइंट ऑफ मर्जी ऐसे एंड बी पॉइंट ऑफ गिवन सर्किट। ये सर्किट आपको गिवन है, चलिए पूरी लैंग्वेज लिख दी मैंने, ठीक है। चलिए अब कैसे निकालोगे भाई RTH, वोल्टेज सोर्स दे रखा है, शॉर्ट कर लो, इक्विवेलेंट निकालना है तो निकालते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। RTH कैसे निकलेगा, इसे शॉर्ट कर दो। तो देखो सर्किट तो थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सर्किट क्या हो जाएगा आपको, ये आपका ओपन सर्किट हो जाएगा, इसी टर्मिनल के अक्रॉस निकालना है। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा शॉर्ट, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स को ने क्या कर दिया, वोल्टेज सोर्स को ने शॉर्ट कर दिया। ये आपका A और B हो गया। रेजिस्टेंस ये आपका 2 किलो ओम है बेटा, ये है आपका 4 किलो ओम, ये है आपका 6 किलो ओम, और ये है आपका 4 किलो ओम। ठीक है, यहां से निकाल लीजिए सिंपल। R बराबर RTH कैसे आएगा, सिंपल। आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पे आपका जो ये 2 और 6 हो गया, सही है, ये 2 6 आपका आपस में पैरेलल में हो गया। ये 4 और 4 ये आपस में क्या होगा, ये आपका पैरेलल में हो जाएगा। इन दोनों कॉम्बिनेशन किस में बनेगा, सीरीज में बनेगा। देखिए ये मैं A और B टर्मिनल के अक्रॉस की बात कर रहा हूँ, आप एज्यूम करके देखिए, अगर A और B आप खींचिए, ऐसे अगर आप खींच रहे हो तो ये 2 और 6 एक तरफ जा रहे हैं, और ये 4 और 4 एक तरफ जा रहे हैं। तो मान लेते हैं ये मेरा टर्मिनल A है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपनी इमेजिनेशन, इसे मैं और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका B वाला पॉइंट हो गया, सही है। ये आपका हो गया 2 किलो, ये हो गया 6 किलो, ये हो गया 4 किलो, ये हो गया 4 किलो, ठीक है। इसे और सिंप्लीफाई करो। अब चलो सिंप्लीफाई क्या करोगे, सीधा आंसर निकालो यार, ठीक है। इतना गुणा भाग करने का मतलब नहीं है। तो सीधे R बराबर RTH आपका क्या आ जाएगा, देखो R बराबर RTH वो आपका आएगा सॉल्व होके 2 इंटू 6 अपॉन 2 प्लस 6 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 4, यानी R बराबर RTH ये आपका क्या सॉल्व होके आ जाएगा, 6 दूनी 12 8, 4 चौका 16 डिवाइड बाय 8।
तो R बराबर RTH 12/8 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 12/8 से क्या मतलब है, 3/2 4/2 या फिर सीधे 2 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 2/3 1/5 हो जाएगा, नहीं 3.5 सही। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा 3.5 किलो ओम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी खास नहीं है, बहुत ही आपका सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको माइंड चलाना था। तो अब लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है ना, अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना आपको। बस आपको सर्किट कैसे सिंप्लीफाई करना है बेटा, ये तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आपको सर्किट सिंप्लीफाई करना आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर सर्किट सिंप्लीफाई करना नहीं आ रहा है तो फिर आपको कॉन्सेप्ट भी अगर पता है तब भी आपका सवाल सॉल्व नहीं होने वाला। समझ आए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द पावर डिसिपेटेड इन 6 ओम रजिस्टर इन गिवन सर्किट इज। तो चलिए सर्किट बना ले रहा हूं मैं थोड़ा सा साफ साइड, उसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक बेटा आपका लगा है रजिस्टर, ठीक है, फिर आपका रजिस्टर और लगा है, फिर आपका एक सोर्स लगा है, उसके बाद फिर आपका बेटा एक रजिस्टर लगा है, ये हो गया 12 वोल्ट, ये हो गया I1, ये आपका 4 ओम का रजिस्टर है बेटा, ये 6 ओम का रजिस्टर है, ये आपका क्या है 2 I1, ये डायरेक्शन है, ये है 12 ओम। ठीक है, अब देखिए बेटा यहां सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है, यहां देखिए, यहां पूछ रहा है द पावर डिसिपेटेड इन 6 ओम रजिस्टर इन गिवन सर्किट इज। द पावर डिसिपेटेड, या आपसे पावर डिसिपेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर दे रहा हूं, सर्किट तो मैंने वहां पे आपको बता ही दिया है। तो खैर आपको निकालना क्या है, पावर डिसिपेटेड, कि कितनी पावर बेटा आपकी डिसिपेटेड होगी 6 ओम रजिस्टर, 6 ओम रजिस्टर यानी ये 6 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो बेटा कैसे निकालोगे, आपको पहले इस पॉइंट का वोल्टेज पता हो। सही, तो यहां पे मैं नोड अपने मन से एज्यूम कर ले रहा हूं, इसी में कर ले रहा हूं कि ये मैंने अपने मन से एज्यूम कर लिया Vx। सही, मैंने क्या करा, मैंने अपने मन से एज्यूम कर लिया यहाँ पे नोड Vx। सही, अब मैं यहाँ पे सिंपली अपनी नोडल एनालिसिस अप्लाई करता हूँ, Vx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए अप्लाइड नोडल एनालिसिस, अप्लाई नोडल एनालिसिस, अप्लाई नोडल एनालिसिस, सही, एट पॉइंट एक्स, ये पॉइंट एक्स है आपका, ठीक है, जिसपे Vx पोटेंशियल मान लिया मैंने। सही, अब यहां पे बस नोडल एनालिसिस बहुत ध्यान से देखिए, यहां पे नोडल एनालिसिस आपकी कैसे अप्लाई होगी। तो देखिए सिंपल, Vx डिवाइड बाय 6 ओम। ठीक है, तो Vx डिवाइड बाय 6, उसके अलावा क्या आएगा Vx माइनस का 12 डिवाइड बाय 4। सही, तो प्लस Vx माइनस का 12 डिवाइड बाय 4। उसके अलावा देखिए आपका क्या आएगा 2I1, लेकिन इधर साइन है इनकमिंग, तो माइनस का 2I1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2I1। ठीक है, उसके अलावा Vx, ये तो 0 हो गया, नहीं, Vx डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 0, प्लस Vx डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 0। अब यहां पे चीज ऑब्जर्व करिए, यहां पे बेटा आपकी I1 की वैल्यू क्या होगी। सही, I1 आपका होगा 12 माइनस Vx डिवाइड बाय 4। तो अगर मैं I1 की बात करता हूं, I1 आपका होगा 12 माइनस का Vx डिवाइड बाय 4। ये आपकी बेटा किसकी वैल्यू हो गई, I1 की वैल्यू। ठीक, इस वैल्यू को मैं सब पुट कर दे रहा हूं, तो देखिए Vx डिवाइड बाय 6 प्लस Vx माइनस का 12 डिवाइड बाय 4 माइनस का 2, 12 माइनस Vx डिवाइड बाय 4 प्लस Vx
ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आपकी वी एक्स वैल्यू आ जाएगी, देखते हैं वी एक्स वैल्यू क्या आएगी। ये बेटा सॉल्व करना भी ठीक ठाक काम है। ये 12 ही ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए एक ही बार में सॉल्व करते हैं। 12 ले लिया मैंने एलसीएम, ठीक है। तो ये क्या होगा, 6 दूनी 12 यानी 2vx, 2vx, 4 तियां 12 यानी प्लस का 3vx माइनस का 36। सही है। और चलो 2 तो लगा ही था। यहां पे मैं इसे सिंप्लीफाई कर ले रहा हूं, आपने लिख ही लिया होगा। यहां पे आपके तरीके से 2 हो जाएगा, ठीक है। मैं सिंप्लीफाई कर ले रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। 2 6 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो 12 छक्के 72 और 6 से ये तो 6vx और 12 तो है ही vx इक्वल टू 0। तो अब कर लो भाई इसे सॉल्व, क्या आएगा देखो। 2 3 2 5 और 1 6। ये कुछ गड़बड़ हो गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि प्लस का 6vx आ रहा है और माइनस का 6vx आ रहा है। यहाँ पे एक मिनट देखते हैं। सॉरी ये आपको माइनस का था, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। तो ये आपका आता है बेटा प्लस का 6, यानी ये आपका आ जाएगा 3 2 5 5 1 6 6 दूनी 12 यानी 12vx, ठीक है बेटा। ये आपका माइनस का 36 है और माइनस का 72 है, तो क्या आएगा 72 82 92 102 108 माइनस का 108 इक्वल टू 0। यानी बेटा इसे क्या लिख सकते हो, 12vx बराबर 108, यानी vx बराबर क्या हो जाएगा 108 डिवाइड बाय 12 यानी 9 वोल्ट, ठीक है। यानी वोल्टेज एट नोड x क्या आएगा, vx की वैल्यू क्या आएगी, वो आपकी आएगी बेटा 9 वोल्ट। अब देख लीजिए पावर डिसिपेटेड निकालना था 6 ओम रजिस्टर, तो वो देखिए पावर डिसिपेटेड इन 6 ओम रजिस्टर। क्या होगा पावर डिसिपेटेड इन 6 रजिस्टर, क्यों इतनी माथा पच्ची करी थी, सिंपल vx बाई 6, वो सॉरी v स्क्वायर अपॉन r होगा, ठीक है। यानी vx स्क्वायर अपॉन 6, ये आपका इतना है 9 आया था, 9 का स्क्वायर बाई 6 81 बाई 6, सही। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 13.5 वॉट, ठीक है। तो सिंपल सवाल था, थोड़ा तिकड़मी सवाल था। तो मैंने जैसा आपसे बोला है कि आसान क्वेश्चन भी होने हैं आपके, कठिन क्वेश्चन भी होने हैं और सारे सब्जेक्ट कवर्स होने हैं, सही। लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें कवर हो रही हैं। अब तक मैं आपको मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चन तो करा भी चुका हूं, और नोडल एनालिसिस में तो आप बिल्कुल बढ़िया हो गए होंगे अगर आपने सारे लेक्चर देखे होंगे। कम से कम अभी तक मैंने 25 साल तो नोडल एनालिसिस से करा ही डाले होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये नोडल एनालिसिस का एप्लीकेशन था, सही। और ऐसा ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे बोला है कि अगर 180 मिनट में 200 क्वेश्चन करने तो कुछ क्वेश्चन आपके लेंथी भी आते हैं और कुछ क्वेश्चन छोटे भी आते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और चारों ही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, भले ही मैंने उसमें ऑप्शंस ना दिए हूं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए 6 पोल 3 फेस अल्टरनेटर हैज 36 स्लॉट्स, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर सिंगल लेयर वाइंडिंग इज, सही। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। इफ ए 6 पोल 3 फेस अल्टरनेटर हैज 36 स्लॉट्स, कॉमा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर सिंगल लेयर वाइंडिंग इज, सही। तो देखो 6 पोल है बेटा आपके पास, सही है, 3 फेज है, चलो ठीक है, अल्टरनेटर है, 36 आपके पास स्लॉट्स हैं। अब ये आपसे पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा, सही। तो पहले तो बेटा ये निकालो आप नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, वो कितने हैं आपके, देखिए नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, इसे मैं n से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। तो पर पोल की बात करूं 36 स्लॉट्स हैं। नंबर ऑफ पोल्स बेटा कितने गिवन है, नंबर ऑफ पोल्स आपको गिवन है 6, सही है। तो यानी 36 बाई 6, ये आपको हो गया 36 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 6, ठीक है। ये आपके नंबर ऑफ पोल्स हो गए, वो नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल हो गए। उसके बाद
स्लॉट एंगल जनरली हम गामा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सही। तो स्लॉट एंगल आपका क्या होगा, 180 डिवाइड बाय एम। तो अगर मैं स्लॉट एंगल की बात करते हैं बेटा, तो देखिए स्लॉट एंगल गामा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिवाइड बाय एन, यानी 180 डिवाइड बाय 6। तो ये क्या आपका क्या हो गया, ये हो गया बेटा आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्या गया, स्लॉट एंगल। अब मैं एम की बात करूं, सही, तो एम क्या होगा आपका, एम हो जाएगा स्लॉट पर फेस पर पोल। वो निकाल लेते हैं, चलिए एम से रिप्रेजेंट करते हैं स्लॉट पर पोल पर फेस, सही, स्लॉट पर पोल पर फेस। तो आपका क्या होगा, सिंपल है, 6 था आपका पर पोल, फेस कितने, 3 फेस, ठीक है, यानी 6/3, यानी ये सॉल्व होके क्या आएगा आपका, सिंपल 2 आ जाएगा सॉल्व होके, यानी ये एम की वैल्यू आ गई। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, सिंगल लेयर वाइंडिंग के लिए पूछ रहा है, चलिए ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात हो रही है यहां पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का बेटा फॉर्मूला आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का आपका फॉर्मूला होता है सिंपल, इससे पहले रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जनरली हम से रिप्रेजेंट कर देते हैं केडी से, सही। आपको निकालना क्या है, केडी, केडी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सिंपल आपका साइन एम वाई बाई 2 या फिर गामा बाई 2 डिवाइड बाय एम साइन वाई बाई 2, सही, साइन एम वाई बाई 2 एम, ठीक है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। यहां पे सारी वैल्यूज रख लीजिए, यहां पे वैल्यूज रख रहे हैं, तो देखिए साइन एम वाई बाई 2, तो एम क्या है 2, और बेटा वाई या फिर गामा इस वैल्यू क्या है 30, यानी क्या होगा 2 इंटू 30 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय एम साइन गामा बाई 2, एम क्या है यहां पर, एम है 2, गामा बाई 2 की बात करें तो 30/2। अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज रख ले रहा हूं और इन वैल्यूज को देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। साइन 30 डिग्री वैसे तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 साइन 15 इक्वल टू, ये सॉल्व हो क्या आएगा 0.9659, आपका आंसर आएगा 0.9659। ठीक, तो बेटा बढ़िया सवाल था ये। यहां पे सवाल सिंपल आपका एक लाइन का सवाल है, सही, लेकिन आपको इसमें नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल, स्लॉट एंगल, स्लॉट पर पोल पर फेस, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ही पूछा जाए, सही, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है सीधे स्लॉट पर पोल पर फेस ही पूछ लिया जाए। आप ये सोचोगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना आसान चीज नहीं आती है, लेकिन एग्जाम में सब कुछ संभव है। टफ से टफ चीज भी पूछी जा सकती है बेटा, और आसान से आसान चीज भी पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए 20 HP, 230 वोल्ट 1150 RPM DC शंट मोटर हैज 4 पोल्स, ये आपके 4 पोल्स हैं, हैज 4 पोल्स, 4 पैरेलल आर्मेचर पाथ्स एंड 882 आर्मेचर कंडक्टर्स. The armature resistance is 0.188 ohm at rated speed and rated output. The armature current is 73 ampere and field current is 1.6 ampere. Find torque. Repeat कर रहा हूँ बेटा क्वेश्चन. A 20 HP 230 वोल्ट 1150 RPM DC shunt motor has 4 poles, 4 parallel armature paths and 882 armature conductors. The armature resistance is 0.188 ohm. At rated speed and rated output, the armature current is 73 ampere and field current is 1.6 ampere. Find torque. तो देखो डेटा क्या दे रखा है, डेटा ध्यान से देखना. 20 HP, चलो ठीक है, 230 वोल्ट, स्पीड क्या दे रखी है 1150 RPM. कौन सी मोटर है बेटा, डीसी शंट मोटर. चलो ठीक है, 4 पोल्स हैं, 4 पैरेलल पाथ्स हैं, चलिए ठीक है, 882 आर्मेचर कंडक्टर है. मैं इसका सारा डेटा लिखना पड़ेगा एक बार. आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या दे रखा है, आर्मेचर रेजिस्टेंस दे रखा है 0.188 ओम. एट रेटेड स्पीड एंड रेटेड आउटपुट द आर्मेचर करंट. आर्मेचर करंट क्या दे रखी है
75 एम्पियर और फील्ड करंट यानी ISH जो डीसी शंट मोटर है 1.6 एम्पियर। बढ़िया सवाल है, सही। वैसे तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। देखिए पहले जो डेटा दिया है वो सारा डेटा एक बार तरीके से लिखते हैं, सही है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन कोई बात नहीं। देखो नंबर ऑफ पोल्स, दरअसल डेटा लिखने का रीज़न क्या है कि अगर वहाँ आपको फॉन्ट साइज में दिक्कत आ रही हो तो यहाँ मैं चीज़ें बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। तो नंबर ऑफ पोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी कितना दे रखा है? पी दे रखा है 4। पी आपको दे रखा है बेटा 4। मैं इसे लिखने के बाद रफ कर दूंगा। उसके बाद बात करता हूँ नंबर ऑफ पैरेलल आर्मेचर पाथ, उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। नंबर ऑफ पैरेलल आर्मेचर पाथ यानी ए। तो ए आपका क्या हो गया? 4। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो। उसके बाद आर्मेचर रेजिस्टेंस आपको क्या दे रखा है, यानी उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर ए से। तो देखिए आर्मेचर रेजिस्टेंस से आपका आर ए आपका क्या है बेटा? 0.188 ओम। सही, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया बेटा आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस। उसके अलावा आपको क्या दे रखा है? आर्मेचर करंट दे रखा है, सही। ये बताने का रीजन बेटा ये सब चीजें लिख रहा हूं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं कि अगर वहां किसी को फॉन्ट साइज में दिक्कत आ रही हो तो यहां दिक्कत ना आए। 23 एम्पियर। ऐसे इसी तरीके से अगर बेटा मैं फील्ड करंट की बात करता हूं तो बेटा आपकी फील्ड करंट को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? ISS से, सही है। तो फील्ड करंट क्या दे रखी है आपको? फील्ड करंट ISH। तो बेटा फील्ड करंट दे रखी है आपको 1.6 एम्पियर। ठीक है, इतना आपको डेटा गिवन है। उसके अलावा आपको और भी डेटा गिवन है। जैसे स्पीड की बात कर लूँ तो स्पीड आपको क्या गिवन है? 1150 RPM। अब जब डेटा लिख ही ले रहे हैं तो सारा डेटा लिख रहे हैं। स्पीड एम, स्पीड दे रखी है आपको 1150 RPM, सही। ये आपको बेटा क्या दे रखी है? स्पीड। स्पीड के अलावा आपको वोल्टेज वैल्यू क्या दे रखी है? 230 वोल्ट। सही है, वोल्टेज कितना दे रखा है बेटा आपको? 230 वोल्ट। अब आप बेटा बैक ईएमएफ की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो। भाई डीसी शंट मोटर है तो डीसी शंट मोटर केस में अगर मैं बैक ईएमएफ की बात करूंगा क्या होगा? ईबी बराबर सिंपल होगा V माइनस IA RA। देखिए बैक ईएमएफ ईबी क्या हो जाएगा? V माइनस IA RA। ये आपका सिंपल बैक ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा, सही। अब यहां पे वैल्यू देख लीजिए। वोल्टेज क्या है? 230। आर्मेचर करंट की बात कर लो बेटा, वो क्या है? 73। आर्मेचर रेजिस्टेंस की बात कर लूं तो वो क्या है आपका? 0.188। तो बेटा करो इसे सॉल्व। देखिए क्या आएगा? 230 माइनस का 73 इंटू 0.188 इक्वल टू 216.276 वोल्ट। 216.276 वोल्ट। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा? ये वैल्यू आपकी आ जाएगी बैक ईएमएफ की। ठीक है, इतनी बात हो गई। इससे अगला पॉइंट देखिए, बैक ईएमएफ निकालने के बाद बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली 5Z NP/60A। तो देखिए ईबी का जो फॉर्मूला होता है 5Z NP, अच्छा नंबर कंडक्टर यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आपको दे रखा है नंबर कंडक्टर अपॉन 60A, सही। ये आपका सिंपल फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेटा आपको बैक ईएमएफ की वैल्यू पता है। जेड मैंने वहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन जेड है आपका 882 आर्मेचर कंडक्टर। तो जेड आपका कितना दे रखा है? जेड है आपका 883, सही है। एन बेटा आपको पता है नंबर ऑफ पोल्स, सॉरी एन आपका क्या है? एन है आपका स्पीड, सही, वो आपको पता है। पी क्या है? नंबर ऑफ पोल। 60 पता ही, ए पता है। यानी आपको क्या नहीं पता है? आपको नहीं पता है बेटा फ्लक्स। तो यहाँ से आप बहुत ही इजीली फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं यही वैल्यू रख रहा हूँ। देखिए ये आपने ईबी का निकाला 216.276 बराबर 5, मुझे पता नहीं फ्लक्स पर पोल। जेड मेरा क्या है? जेड की वैल्यू है मेरी 882, ठीक है। एन क्या है मेरा? स्पीड। तो एन क्या दे रखा है? 1150,
1150। P क्या है? नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स का दे रखे 4, ठीक है। उसके बाद 60A, ए क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल आर्मेचर पाथ, यानी 60 × 4। चलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर लिख रहा हूं कि यहां से फ्लक्स की वैल्यू क्या सॉल्व होके आएगी। 216.276 इंटू 60 इंटू 4 डिवाइड बाय 882 इंटू 1150 इंटू 4 इक्वल टू 5 आप इंटू 10 5 आपका आएगा 12.8 मिली वेबर। 12.8 मिली वेबर। ये आपने क्या निकाल लिया? ये आपने निकाल लिया फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स आ गया। लेकिन बेटा आपको निकालना तो टॉर्क है, तो चलो टॉर्क देखते हैं। अब देखिए टॉर्क आपका फॉर्मूला क्या होता है? सही, टॉर्क आपका जो सिंपली फॉर्मूला होता है वो क्या होगा? पी जेड डिवाइड बाय 2 पाई ए इंटू 5 आई ए। सही, पी जेड अपॉन 2 पाई ए, पी जेड अपॉन 2 पाई ए इंटू 5 आई ए, ठीक है। अब यहां पे बेटा आपको सारी वैल्यूज पता है। अगर मैं पी की बात करूं, पी कितना है? पी है आपका नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं आपके? 4, सही है। जेड की बात करूं, जेड कितना है? जेड है आपका नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, वो आपका कितना है? 882। तो वैल्यू पुट कर ली 882। उसके बाद में बात कर लेता हूं 2, उसके बाद ये तो 3.14 हो गया। ए क्या है बेटा? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, वो आपको क्या दे रखा है? 4, सही है। 5 की बात कर लें, 5 आपने क्या कैलकुलेट करा था? 12.8 मिली वेबर। इसे मैं रख लेता हूं बेटा वेबर में, ठीक है। तो 12.8 10 की पावर -3। आई ए आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट है मेरी 73 एम्पियर, ठीक है। तो करो बेटा इसे सॉल्व। 4 × 882 अपॉन 2 × 3.14 इंटू 12.8 इंटू 73 इक्वल टू, ये सॉल्व होके आएगा 131.39। 131.39 सही, न्यूटन मीटर। इसकी जो वैल्यू आएगी 131.39 न्यूटन मीटर पर रेडियस, सही। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देखो इस सवाल में बेटा ऐसा कुछ खास नहीं था, सिंपल सवाल था आपका, ठीक है। और यहां पे मैंने डेटा किस लिए लिखा था? डेटा सिर्फ मैंने इसलिए लिखा था कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए, वहां पे अगर फॉन्ट साइज से दिक्कत हो। यहां पे सवाल में सिंपल सारा आपको डेटा दे रखा था और डेटा से आपको सीधे टॉर्क निकालना था। टॉर्क में कहानी क्या थी? टॉर्क में बेटा आपको 5 की वैल्यू गिवन नहीं थी। जब 5 की वैल्यू गिवन नहीं थी तो उस वैल्यू को आपने कैसे फाइंड आउट करा? आपने सिंपल बैक ईएमएफ का फॉर्मूला लगाया, सही। और बैक ईएमएफ में ईबी बराबर वी माइनस आई ए आर ए से निकाल लिया। तो सवाल में कोई रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल सवाल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।